ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, वेव। वेव को हिंदी में हम कहते हैं तरंग। वेव को क्या कहते हैं? तरंग। वेव, वेव को हम कहते हैं तरंग। वही सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि तरंग होता क्या है, वेव होता क्या है? ठीक है, वेव होता क्या है? तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टरबेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है वेव को। तो हम सिंपल भाषा में अगर बात करें कि वेव क्या होती है, किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो हम कहेंगे वो वेव है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बचपन में तालाब होगा, तालाब में हम लोग बड़ा सा ढेला ला के ढबाक से मारते थे, और जब ढबाक से मारते थे तो पानी में कुछ ऐसा 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 उठता था, है ना? गोला गोला टाइप में ऐसे 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 दूर दूर तक फैलता था। तो क्या था? तो एक तरीके का वेव है। कैसे वेव हुआ वो जनरेट? पानी पहले शांत था, उसके मॉलिक्यूल्स में कोई डिस्टरबेंस नहीं थे, लेकिन तुमने एक ढेला, एक पत्थर, एक स्टोन, जो कुछ भी है, उसको तुमने पानी में गिराया और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्टरबेंस हो गया और वेव जनरेट हो गया। पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज और हम एग्जांपल से क्या समझ सकते हैं? जैसे जब एक, मान लो ये है राधा, और राधा ने हाथ में अपने पकड़ा है एक डंडी, ठीक है, डंडी, और ये पतली सी डंडी है, एकदम पतली सी, और ये हवा में साए 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 इधर से उधर चला रही है। जब ये हवा में जोर जोर ये डंडी को भांजेगी तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, साए 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 करके, है ना? वो आवाज क्यों होती है? क्योंकि हमारे आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इस डंडी के मूवमेंट की वजह से, और एक वेव जनरेट होती है जो हमें साउंड के फॉर्म में सुनाई देती है। समझ में आया? तो हवाओं में हवाओं के मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टरबेंस आया उससे क्या जनरेट हुआ? एक वेव जनरेट हुआ। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई वेव क्या है, वेव्स आर नथिंग बट द डिस्टरबेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। मैटर नहीं, मैटर तो बड़ी, मैटर मतलब ऐसे हो गया ना, जैसे ईटा मैटर है, लेकिन ईटा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। समझा? हाँ, तो वेव को हम क्या कहेंगे? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन मॉलिक्यूल्स। समझ में? डिस्टरबेंस इज, डिस्टरबेंस इन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वेव। इतना क्लियर? अब देखो, ये जो वेव होते हैं, वेव दो टाइप के होते हैं, टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं वेव? कौन कौन से? एक होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरे को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। बताओ, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को EW लिख दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और मैकेनिकल को MW लिख सकता हूं। हाँ, क्योंकि मैं बार बार अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? तो वेव कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब मैं पहले समझाता हूं कि अच्छा कौन कौन से अलग अलग प्रकार के वेव। देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कई तरीके के वेव आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है, मैं अभी वो दिखाऊंगा, और मैकेनिकल में भी हमें दो टाइप के वेव देखने को मिलेंगे। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है। इमेज में जितने भी ये रेज होते हैं, रेज, चाहे वो गामा रे हो, एक्स रे हो, अल्ट्रावायलेट हो, विजिबल हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं। मैं समझाऊंगा क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं, इनकी क्या खासियत है, ठीक है? हाँ, लेकिन जो साउंड वेव है, अब देखो मैकेनिकल वेव में मैं अभी तो लगाया हूँ साउंड वेव, लेकिन
इसके दो पार्ट होते हैं मैकेनिकल के। एक को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, और एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए ये समझ के रखो कि साउंड क्या है। साउंड एक तरीके का मैकेनिकल वेव है। ये समझ में आ जाएगा कि क्यों साउंड एक मैकेनिकल वेव है और गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी समझ में आ जाएगा थोड़े सेकंड में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना बात क्लियर है क्या कि वेव कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। वेव क्या होता है? व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूल्स, डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूल। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। पहले इसके बारे में थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय। देखो इसमें दो वर्ड जुड़ा हुआ है कि नहीं, एक है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, विद्युत, विद्युत जामवाल नहीं रे, विद्युत ये बिजली वाला, विद्युत। और चुंबकीय, चुंबकीय मतलब चुंबक, और वेव मतलब तरंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय वेव, विद्युत चुंबकीय वेव। इनकी डिस्कवरी करी थी मैक्सवेल ने। किसने करी थी? मैक्सवेल। सबसे पहली बार मैक्सवेल ने ही बताया था। ये है मैक्सवेल महाराज, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। तो अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने करी थी? मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, मैक्सवेल। अब पूरा नाम तो इनका जैसे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, या ऐसे करना है तो जेसी मैक्सवेल कह सकते हो, लेकिन नॉर्मली याद रखने का मैक्सवेल। मैक्सवेल इक्वेशंस भी होते हैं। अगर हम जब डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमें ये मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने करी? मैक्सवेल ने, मैक्सवेल। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। स्पेसिफिकेशन क्या होती है? स्पेसिफिकेशन, तो भाई ये वेव कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है, मटेरियल या वैक्यूम दोनों में ट्रेवल कर सकती है। पहली स्पेसिफिकेशन क्या है? ये ट्रेवल कर सकती हैं, ट्रेवल मतलब जा सकती हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो मीडियम हो या वैक्यूम हो, वैक्यूम, वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम का क्या मतलब है? जैसे अंतरिक्ष में क्या कोई माध्यम होता है जिसके जरिए अगर हम जैसे कि चंद्रमा पर तुम्हें भेज दिया जाए और चंद्रमा पर जाकर के, मान लो यह है चंद्रमा और एक जन तुम्हारे साथ यहाँ है और तुम्हारे जस्ट बगल में यहाँ खड़े हैं, और अगर ये यहीं से कुछ बोलेंगे तो क्या तुम्हें सुनाई देगा चंद्रमा पर? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारा साउंड है, और साउंड वेव को जरूरत होती है किसी माध्यम की, यानी किसी मीडियम की, तो किसी के जरिए तुम तक पहुंचे। इसलिए चंद्रमा पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स इतने मौजूद नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, वो आवाजें पहुंचती नहीं है, सुनाई नहीं देता है। वैसे ही स्पेस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर धरती के ऊपर चले जाएं अंतरिक्ष में, तो वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है हमें, इसलिए वहां पर कोई भी चीज अगर हम बोलेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। देखा होगा जो लोग जाते हैं स्पेस में, साइंटिस्ट लोग, तो वो लोग बड़ा बड़ा सूट पहने रहते हैं, और उनके सूट के अंदर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है कि एक एक जगह से बोलता है तो वहां दूसरे को सुनाई देता है, ठीक है। तो वो जो बोलते हैं और दूसरों को सुनाई देता है वो एक वेव के जरिए जाता है, रेडियो वेव होता है,
और रेडियो वेव इटसेल्फ अ मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत है कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, समझा? उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर मीडियम भी रहेगा तो उसमें भी ट्रेवल कर लेगा। जैसे लाइट, लाइट को हम देखते हैं कि जब वो सूरज से आती है तो समुंदर के नीचे जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें भी लाइट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो भैया ये लाइट है पानी के अंदर तक भी जाती है कि नहीं जाती है? जा रही है। और पानी एक क्या है? मीडियम है, लिक्विड मोड है ना? तो और लाइट क्योंकि ये अंतरिक्ष से आ रही है, अभी हमने देखा कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज नहीं अवेलेबल होता है, तो ऐसी कोई भी वेव जो बिना मटेरियल के भी ट्रेवल कर सके उसे हम किस में रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। तो हमारा लाइट जो होगा, लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो बताओ, लाइट पानी में भी जा सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली खासियत क्या है? दे कैन ट्रेवल इन बोथ वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं दूसरी स्पेसिफिकेशन कि भाई इनकी स्पीड क्या होती है। पूरे यूनिवर्स में स्पीड, अगर सबसे तेज स्पीड है किसी की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी लाइट की वेव जिसको हम कहते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ऐसे कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख या 30 लाख हो जाएगा? लाख हो जाएगा। ऐसे करके देख लेना, जीरो जीरो लगा के, नहीं तो ऐसे नॉर्मली याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कहेगा कि अच्छा बताओ इनकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होगी? वो जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी गैस में, क्योंकि गैस में इन्हें कोई रोकने वाला ज्यादा रहता नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, तो ये सटासट भाग जाते हैं। उसके बाद गैस के बाद इनकी जो स्पीड जाएगी वो लिक्विड में जाएगी, और लिक्विड के बाद जो जाएगी वो सॉलिड में जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का स्पेस कम होते जाएगा, और इन लाइट्स को ट्रेवल करने में थोड़ा दिक्कत आने लगेगी, मतलब थोड़ा बहुत डिक्रीज होंगे, इनकी स्पीड में थोड़ी बहुत कमी आएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो जाएगी कि यहाँ गैस में 3 × 10⁸ जा रही है तो लिक्विड में 3 × 10⁶ चली जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत स्लाइट माइन्यूट देखने को मिलता है, समझ में आया? अच्छा, कभी देखा है कि नहीं जो लाइट होती हैं वो सॉलिड्स के अंदर से भी पास हो जाती हैं? ऐसे एग्जांपल दे सकती कोई? हाँ, पर्दा, चलो ठीक है, पर्दे में तो होल्स रहते हैं ना, पर्दा ऐसा थोड़ी कि एकदम वो वो एकदम फिलामेंट है, कुछ उसमें होल नहीं है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें होल वोल ना हो। हाँ, बर्फ, ये भी है, बर्फ के अंदर से भी हम देखते हैं प्रिज्म, मतलब ग्लास में से भी लाइट चली जाती है। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल है कि भाई सॉलिड के अंदर से भी लाइट क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो बताओ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सबसे अधिक किस में रहती है? लाइट में नहीं, गैस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ही। मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सबसे अधिक किसमें रहती है, तो गैस में। गैस में, फिर उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि अच्छा इनका नेचर क्या होता है? नेचर, नेचर जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं तो दुनिया में दो नेचर का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ना? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, ये मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज न होने का मतलब क्या है, मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे नेचर इसका न्यूट्रल है, नो चार्ज। चार्ज न होने का मतलब क्या है? जैसे मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, गोला वाला मैग्नेट है,
और इसको मैं प्लस लिखता हूँ, यानी इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मैग्नेट के ऊपर। और एक और मैग्नेट है, इस पर मैं माइनस लिखता हूँ, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस। तो बताओ जब मैं प्लस वाले को माइनस के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, अटैक करेगा और चिपक जाएगा उसमें। और अगर कोई ऐसा ही और मैग्नेट लूं जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, तो क्या हो जाएगा, वो उसे रिपल करने लगेगा, उसे दूर भगाने लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज हो जो न्यूट्रल हो, मतलब कि उसको कोई चार्ज ना हो, जीरो लिख देता हूँ, तो चाहे उसके पास प्लस ले जाओ चाहे माइनस ले जाओ, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसी तरीके से लाइट जब कहीं से भी जाती हैं, चाहे उनके आगे पीछे कोई प्लस चार्ज लगा रहे चाहे नेगेटिव चार्ज लगा रहे, वो अपने सीधे डायरेक्शन में भाग जाती है, उनको कोई मतलब नहीं है। प्लस प्लस वाला, हाँ कोई बात नहीं, तुम उधर खड़े रहो, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, उधर ही खड़े रहो, वो सीधा चली जाती है। ठीक है, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि वो किसी भी चार्ज फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, अपना रास्ता नहीं बदलती। इतना क्लियर हुआ। हाँ, अब रास्ता नहीं बदलती हैं तो इनकी एक और खासियत है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में सोचोगी क्या? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर इसको देखना है तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं करना है। चलिए, तुम्हारे यहाँ जो पतरा होगा उस पतरे में होल कर देना, ठीक है, ऊपर पतरे में होल कर देना, कुछ बताना मत, बहुत मार मारेंगी। तो जब सूरज निकलेगा, लाइट पड़ेगी, तो देखना यहाँ से सीधा ऐसे रोशनी आएगी, सीधा एकदम एकदम सीधा आएगी, मतलब उसमें तुम्हें कहीं पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा अरे ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, अरे ऐसे ऐसे आ रही है, नहीं, तो सीधा रोशनी आएगी, उसमें हमें छोटे 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 धूल कण दिखाई देंगे उसमें, है ना। या टॉर्च, या टॉर्च लेना, टॉर्च, तो टॉर्च जलाना, तो टॉर्च से देखना सीधा लाइट जाएगी, सीधा। अब इस टॉर्च के आगे तुम अलग अलग तरीके के लेंस लगा दो, तो वो लेंस इसके डायरेक्शन को भले ऐसे कर दे, इधर कर दे, लेकिन जो इनकी जाने की डायरेक्शन होगी ना वो सीधा ही होगी। इन्हें चौड़ा पतला लेंस के जरिए किया जा सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जाएं खाली या इस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन वो जाएंगी तो सीधा जाएंगी, ट्रेवल हमेशा कैसे करेंगी, सीधा करेंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हुआ। और बढ़िया। अब देखो, इसके बाद इन लाइट्स के पास ना एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है। जैसे एनर्जी कैसे, कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें वो धूप महसूस होता है कि नहीं महसूस होता है, नहीं महसूस होता होगा तो कभी राजस्थान के धूप में खड़े होके देख लेना 2 मिनट, ठीक है, तो समझ में आएगा उस लाइट के अंदर कितनी एनर्जी है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमें एनर्जी देखने को मिलती है, एनर्जी और मोमेंटम, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब मोमेंटम है। इसके एनर्जी को कैसे निकाला जाता है, तो ये होता है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। E है एनर्जी, H है प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक ने पहली बार इसको बताया था, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और यही प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आया, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, -34 जूल सेकेंड, यूनिट मत भूलना, जूल सेकेंड, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा, ये सेम देगा, ये चेंज कर देगा, कह देगा जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर, जूल सेकेंड, या जूल सेकेंड माइनस, ऐसे कर देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है इसका यूनिट, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। और फिर ये जो v की जगह है, v की जगह बना है, इसको हम कहते हैं न्यू, न्यू मतलब ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी अभी समझाऊंगा सब, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह क्या होता है, गेट टू नो, ठीक है। तो बताओ, जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनकी एनर्जी को हम किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं? हाँ, E इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एच प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? हाँ, 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है? हाँ, भगवान। अच्छा, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बता दो, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड से जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये, हाँ, ये क्या है? अभी तो बताया ना ये। तो स्पीड ही तो कह रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की speed क्या होती है? 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक किस मीडियम में होती है? गैस में, ठीक है, गैस में। तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर कभी पूछेगा कि भाई अच्छा बताओ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है, या उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है, इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है, एनर्जी, ये डिपेंड किस पर करेगा? हम लोग किसी वेव में ऐसा क्या बढ़ा दें या क्या घटा दें जिससे एनर्जी में हमें घटने या बढ़ने की प्रक्रिया दिखाई देगी? क्या कर सकते हैं? अच्छा, कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या उसमें हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो बचा क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यानी अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी। समझ में आया? अब ये आगे चल के जब मैं वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताऊंगा तो उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ ग्लिम्स, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेसिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं मैकेनिकल वेव के कुछ स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम एक एक करके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितने वेव्स आते हैं उनको पढ़ लेंगे, और फिर मैकेनिकल वेव, ठीक है। समझते हैं मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्लियर है। मैकेनिकल वेव एमी, देखो, मैकेनिकल वेव पहली खासियत यह है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। इन्हें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड हो, लिक्विड हो या कोई न कोई इन्हें मीडियम तो चाहिए रहेगी। कोई वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या मैकेनिकल है, उसकी पहचान कैसे होगी? सीधा देखने का कि अगर वो वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रही है तो मैकेनिकल है। सीधा एक सिंपल एक कॉमन चीज याद रखने का। बाकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं याद है, लेकिन ये याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल के बीच का डिफरेंस कैसे हम पता करें, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसका अगर कोई एग्जांपल दूं मैकेनिकल वेव का, एग्जांपल में देखते हैं साउंड। हमको पता है साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। स्पेस में हम जाकर के कितना भी चिल्लाएं, हमारी आवाज हमारे से 1 सेंटीमीटर दूर खड़े इंसान को भी सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पर है वैक्यूम, ठीक है, वहां पर है वैक्यूम। लेकिन हम यही अपने अर्थ पर चिल्लाएं तो तुरंत सुनाई दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास है हवा।
हवाओं के गैस मॉलिक्यूल, और उन्हीं गैस मॉलिक्यूल के जरिए ये ट्रेवल करती है। ठीक है, अब पूछेगा कि अच्छा भैया, अगर इन्हें मीडियम की जरूरत है तो इनका क्या कोई फिक्स्ड स्पीड होगा? नहीं, इनका कोई फिक्स्ड स्पीड नहीं होगा। इनकी स्पीड सॉलिड में कुछ और होगी, लिक्विड में कुछ और होगी, और गैस में कुछ और होगी। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ऐसा था नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फिक्स्ड स्पीड था, क्योंकि वो हर किसी चीज में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है? हाँ, तो देखो, अब जैसे हम साउंड की स्पीड की बात करते हैं तो अमूमन ये मानते हैं कि हवाओं में 340 मीटर पर सेकेंड ये साउंड की स्पीड है। ठीक है, तो जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें और तेजी से जाएगा, लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा कम जाएगा, और गैस में सबसे कम जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे ही इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ेगी तो हमको पता है जिस मीडियम में मॉलिक्यूल बहुत पास पास रहेंगे उसमें सटासट भागेंगी, और जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे उसमें थोड़ा धीरे भागेंगी, और जिसमें मॉलिक्यूल्स और दूर रहेंगे उसमें और स्लो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर एग्जाम्पल लेना है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल रहता है। कभी ट्रेन की पटरी के किनारे चले जाना, मतलब जहाँ एकदम स्टेशन पे नहीं, ऐसा इलाके में जाना जहाँ जैसे कि ट्रेन अगर दूर से आ रही हो तो एक एहसास हो सके। उसके लिए एक चीज करना, जैसे ट्रेन की पटरी रहेगी, ठीक है, और यहीं पे खड़े हो जाना। ठीक है, खड़े हो जाना। उसके बाद यहाँ से जब ट्रेन आएगी, तो गाड़ी करके आएगी ट्रेन, जब ट्रेन आएगी और अगर यहाँ से ट्रेन ने हॉर्न दिया, पॉं, हॉर्न देगी, और ट्रेन यहाँ से जब ऊपर चलेगी तो यहाँ धक 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 इस पर एक वाइब्रेशन आएगी। ठीक है, वाइब्रेशन आएगी। कान लगा करके यहाँ पटरी पर सुनना, कान लगा करके पटरी पर सुनना। यहाँ ट्रेन पौ से बोल दी है, ये आवाज तुम्हें लेट सुनाई देगी, लेकिन ये धक 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 पहले पहुंच जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, उसकी जो धकधका, या तो एक दूसरा चीज कर लेना, यहाँ किसी अपने दोस्त को खड़ा कर देना और उसको हथौड़ा दे देना, उसको बोलना यहाँ पर हथौड़ा मार पटरी पर। ठीक है, पटरी पर हथौड़ा जैसे मारेगा वो, तो पटरी पर लगेगा टन, तो एक आवाज पटरी के अंदर जाएगी और एक आवाज हवा के साथ जाएगी। तो जब तक तुम कान लगाए हो यहाँ पर, तुम्हें ये टन से सुनाई दे देगा, और थोड़ी देर बाद टन से एक और आवाज सुनाई देगी। यानी इसने एक ही बार हथौड़ा मारा, लेकिन तुम्हें 2 बार आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो पटरी था वो तो सॉलिड था, उसके अंदर से आवाज बहुत तेजी से ट्रेवल कर गई, पहले तुम्हें सुनाई दे दिया, और हवाओं वाला आवाज थोड़ा सेकेंड बाद आया, तो हमें यहाँ पर क्या सुनाई दिया? 2 आवाज सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो सॉलिड था उसमें साउंड तेजी से ट्रेवल किया, और गैस में साउंड धीमे ट्रेवल किया। समझ में आया? तो मैकेनिकल वेव की कंडीशन में जो उनकी स्पीड होती है सॉलिड में सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम, और गैस में मिनिमम होती है, से कम होती है। ठीक है? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसका उल्टा था, जो गैस में सबसे अधिक होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। इतना समझ में आया? बताओ, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? वैक्यूम में जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और वैक्यूम में नहीं जा रहा है तो। मैकेनिकल वेव की स्पीड किस में सबसे अधिक होती है और किस में सबसे कम? मैकेनिकल वेव की स्पीड किस मीडियम में सबसे अधिक होती है और किस मीडियम में सबसे कम? सॉलिड में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे। ठीक है, जो मैकेनिकल वेव होते हैं उसको अब जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो उसको बताऊंगा कि लॉन्जिट्यूडिनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, कैसे पहचानेंगे लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स की क्या खासियत है। ठीक है, उसको हम अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहले मैं उसमें ये जो सारे वेव्स है इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे।
ठीक है, तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनमें लगभग हमें 7 वेव देखने को मिलेंगे। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो सबसे पहला वेव आता है वो आता है गामा रे, गामा, ठीक है। गामा रेस के बाद आता है एक्स रेस, एक्स रेस। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, ठीक है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेस के बाद आएगा विजिबल, विजिबल रेस, ठीक है, विजिबल रेस। उसके बाद आएगा, विजिबल के बाद आएगा हमारा ये उसको इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव। और इसके इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव रेड वेव, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के बाद आता है 7वां रेडियो वेव, रेडियो। ये 7 वेव के बारे में हमें, ठीक है। उसके बाद जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो लाइट में हम विजिबल रे को डीपली स्टडी करेंगे। भाई इसमें 7 कलर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बयानी हतीनाला यानी विब्योर, है ना, विब्योर, ये सुना है कि नहीं, विब्योर। हाँ, ये विजुअल रेज के अंदर आते हैं और इन्हें हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम वेव में अभी इन सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा गामा रेज की खासियत क्या है, एक्स रेज की खासियत क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है, और इंफ्रारेड क्या है, माइक्रोवेव क्या है, रेडियो क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें कितनी चीजों को पढ़ना है? हाँ, 7। अमूमन हमें पढ़ना है ये ऊपर के 3 और ये नीचे के 3। विजिबल को हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइट, ठीक है, लाइट। तो इसको पहले याद करो, सबसे पहले कौन सा आएगा, गामा, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। 4 बार बोलो इसको, 4 बार, गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। हाँ, गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। ऊपर 3, ऐसे विजुअल को लिख देना, विजुअल, विजुअल के ऊपर 3 और नीचे 3, ऊपर 3 और नीचे 3। तो गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या यूवी, जिसको बोलो यूवी बोल दो सीधा, यूवी। उसके बाद इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, गामा, एक्सरे, यूवी, गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। अब यूवी को ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि गामा है, एक्सरे है, यू और वी। यू से याद रखना अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, और फिर यहाँ पे इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, है ना। तो गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या यूवी, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ठीक है, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। अच्छा, ये इमेज में क्या दिखा रहा है, ये इमेज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। उसके बाद जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कुछ वेव बनाया हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वेव है, लीकर का वेव है। और ये स्प्रिंग टाइप दिख रहा है ना, स्प्रिंग, हाँ, स्प्रिंग टाइप नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग को धीरे 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 खींच दिया है, ऊपर चौड़ा हो गया है। तो चौड़ा क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि भाई जो यहाँ गामा रेज में ये पास पास है, फिर एक्सरे में थोड़े से दूर दूर हुए, फिर अल्ट्रावायलेट में थोड़ा और दूर हुआ, विजिबल में थोड़ा और दूर हुआ, माइक्रो, इंफ्रारेड और रेडियो वेव जाते जाते इतना दूर हो गया। मतलब ये सारी की सारी चीजें ना फ्रिक्वेंसी को बता रही है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कोई भी चीज का मूवमेंट 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है। जैसे तुम्हारे यहाँ पंखा है, तो देखो पंखा 1 सेकंड में अपना कितना चक्कर ऐसे अपने चारों तरफ घूम ले रही है, वो उसका फ्रिक्वेंसी हो गया।
1 सेकंड में वो कितना चक्कर मार रही है। जैसे कि अगर 1 सेकंड में n इज इक्वल टू वो 3 बार कर रही है टक टक टक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, 3 हो गई। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि भाई ये 1 सेकंड में इतना ऐसे चल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, फिर ये थोड़ा धीरे चल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये और कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम है, ये और कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम है, ये और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। यानी यहाँ जाते-जाते सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जा रही है? रेडियो, रेडियो। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है कि कोई भी वेव कितनी दूर तक ट्रेवल करेगी वो उसका वेवलेंथ है, और जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा वो उतनी दूर तक ट्रेवल कर पाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बारे में समझेंगे, और हर एक जो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रा है, माइक्रोवेव, रेडियो है, उनके यूजेस को। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।